है ना। एक व्यक्ति कह रहा कि भैया बाबा जी प्रवचन सुना रहे हैं। मैंने कहा भैया प्रवचन तो सुन लिए, अपनी चप्पल ना भूल जाना बाहर, कोई उठा के निकल जाएगा। हिडनबर्ग के बाद अडानी ग्रुप टूटा नहीं भैया, और ज़्यादा मजबूत होकर आगे की तरफ निकलेगा। इसके ऊपर भी आज हम एक चर्चा करेंगे। तो आपको बीच बीच में कॉल आती है, मुझे पता आती होंगी कि आपका लॉस हुआ होगा, लेकिन आज से हम आपको प्रॉफिट कराएंगे। आती होगी ऐसी आपके पास, उनको ब्लॉक करो। नियम आपको पता है, किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़ी बुलंदी पे बैठा हो और वो उनके आगे लगाओ इन्वेस्टर का नाम, तो उन व्यक्तियों ने कभी आपको ऐसी सलाह दी? चीज़ें हम समझेंगे। देखो सर, हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और उस मुसीबतों को जो झेल कर आगे बढ़ेगा कामयाब वही होगा। हम ऐसी आशा करते हैं कि उनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो जाए, है ना, ताकि वो और अच्छा पैसा बाजार से कमा सकें। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो भैया बाजार से पैसा कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते। ईमानदारी को भी आपको समझना है कि आपको जो वीडियो है ना, बड़े गहराइयों से समझनी है, दिल से समझनी है। और जो दिल की भाषा दिल से समझेगा, यकीनन वो व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा, है ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर्वेश्वर फूड की, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे सब्सक्राइबर कह रहे थे सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ। देखो सर, जो भी मुझे वीडियो बनाने के लिए कहता है, मैं उनकी हर एक वीडियो निरंतर अलग अलग ढंग से ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि हर एक चीज़ के पहलुओं को जानना, है ना। तो सबका एक एक करके नंबर ज़रूर आएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे 1 लाख अगर सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपको कभी भी नहीं कहने का मुझे सब्सक्राइब करो, है ना। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ। तो भैया 1 लाख तो आपकी वजह से हो गए हैं, और मैंने 6 से 7 बार ही बोला होगा पूरे अपने इस कैरियर में, तो आगे तो हम बोल लेंगे नहीं अब। तो उस ईमानदारी को भी आपको समझना है कि आपको जो वीडियो है ना, बड़े गहराइयों से समझनी है, दिल से समझनी है। और जो दिल की भाषा दिल से समझेगा, यकीनन वो व्यक्ति कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा, है ना। क्योंकि 2-3 व्यक्ति मैंने आपको फिर कहा ना, कल भी आए हैं। अब उन 2-3 व्यक्तियों को मुझे लगता है या तो उनको कुछ समझ नहीं है, या वो फिर अपनी बुद्धि के अनुसार सोच रहे हैं। अब उनकी बुद्धि इस तरीके की बकवास करने वाली वीडियो जो बोलते हैं, तो फिर उस ढंग से उनकी बुद्धि वैसी ही विकसित होती जाएगी। हम ऐसी आशा करते हैं कि उनकी बुद्धि और भ्रष्ट हो जाए, है ना, ताकि वो और अच्छा पैसा बाजार से कमा सकें। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो भैया बाजार से पैसा कमा सकते हैं क्या? नहीं कमा सकते। तो अपनी वाणी को, अपनी लैंग्वेज को, जो भी व्यक्ति इस तरीके का है उसको सही करनी चाहिए, है ना। उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो ये उनकी अपनी माइंड की परिकल्पना है, उसको वो सही करे। हमारी उद्देश्य तो बिल्कुल सही तरीके से हैं। हिडनबर्ग के बाद अडानी ग्रुप टूटा नहीं भैया, और ज़्यादा मजबूत होकर आगे की तरफ निकलेगा। इसके ऊपर भी आज हम एक चर्चा करेंगे। इन चर्चा करने से पहले थोड़ा सा एक वेदांता के चेयरमैन जो हैं अनिल अग्रवाल जी, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो चीज़ें हम समझेंगे। देखो सर, हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और उस मुसीबतों को जो झेल कर आगे बढ़ेगा कामयाब वही होगा। अनिल अग्रवाल जी का जो इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने ये कहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर ईश्वर भगवान जो है ना कठिनाइयाँ देता है, मुसीबत देता है, और वो उस मुसीबतों को समझकर और संघर्ष करके और अच्छा करके आगे बढ़ता है, कामयाब और बुलंदियों को वो ही हासिल करता है। और जिन व्यक्तियों के पास मुसीबतें, कठिनाइयाँ आ ही नहीं रही है भैया, वो तो फिर अपने जीवन यापन करने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए वर्क कर रहा है, वो तो फिर उसी में चलता जाएगा, है ना। फिर उसको वो सहने की आदत भगवान ने डाली नहीं है। आपका मकसद अगर शेयर बाजार के अंदर कुछ बुलंदियों को हासिल करने का है तो कठिनाइयाँ आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, बिजनेस करना है, कठिनाइयाँ आएंगी। और जिस व्यक्ति के ऊपर कठिनाइयाँ आती है वो उस पहलुओं को समझकर और मेहनत करेगा, वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो साधारण व्यक्ति तो अपनी सुबह शाम की रोटी के लिए वर्क कर रहा है, ये आप समझ लेना ना। तो जिसके पास भी मुसीबतें आ रही हैं भैया, वो समझ ले भगवान आपको बहुत अच्छा करने जा रहा है। ये ऐसी लाइन मुझे
अनिल अग्रवाल जी जो हैं वेदांता के चेयरमैन हैं भैया, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। पटना से उठकर फिर वो विदेशों में, जिनको अलग अलग ढंग से हम जानते हैं, यहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन जो है वेदांता, उनके ये शब्द हैं। तो ईश्वर जब आपको कठिनाइयाँ दे, उसको आपको अच्छे तरीके से हासिल करके चलना है। एक मकसद और बाजार में आपको समझना पड़ेगा। आज जो भी व्यक्ति टॉप पर हैं, बड़े बड़े व्यक्ति, अब वो इन्वेस्टर हैं, बाहर के भी यहाँ के भी हैं, कभी उनके मुंह से आपने ये चीज़ सुनी कि भैया इंट्राडे या निफ्टी, बैंक निफ्टी या फ्यूचर ऑप्शन, ये इन सारी चीज़ों के बाद उन्होंने ये आपको बताया कि इससे आप अमीर हो सकते हो? कहा किसी ने? सेबी के भी नियम आपको पता है? किसी ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़ी बुलंदी पे बैठा हो और वो उनके आगे लगाओ इन्वेस्टर का नाम, तो उन व्यक्तियों ने कभी आपको ऐसी सलाह दी? नहीं दी। पर कुछ लोग जो अलग अलग ट्रेड करके आपको अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं, अमीर बनने की चीज़ें सिखा रहे हैं, वो आपको सलाह दे रहे हैं। वो पैसे डुबा कर बैठे हैं, इसलिए वो आपको वो मंत्र बता रहे हैं जिस मंत्र में वो डूब चुके हैं, और वो उस चीज़ से खेल खेल कर बस उसी में घूम रहे हैं। कभी आपने विजय केडिया के नाम से ये सुना कि उनकी भाई इन्होंने ये कहा हो, या राकेश झुनझुनवाला जी ने भी ये कह दिया हो, या वॉरेन बफेट ने भी ये कहा हो, या फिर और कई बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने ये कहा हो कि भैया ये छोटी छोटी चीज़ें कर लो, अमीर हो जाओगे? कहानी भैया, तो कहानी क्या मतलब समझा रही है? ये कहानी समझा रही है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और सिर्फ इन्वेस्टमेंट। इसी इन्वेस्टमेंट से अगर आप अच्छे शेयरों के अंदर भी बीच बीच में अपना अमाउंट बढ़ाएंगे, यानी प्रॉफिट लेंगे, वो भी इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है। क्योंकि एक तरफ आपका लॉन्ग का विषय उसी शेयरों के अंदर, एक तरफ आपका शॉर्ट का विषय उसी शेयरों के अंदर। तो आज अपनी आंखों की पट्टी खोलने वाली चीज़ें हैं। और देखो कि बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देख लेना, आज आप चेक कर लो सर, है ना, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल जी के चीज़ें समझ लेना, आप रामदेव अग्रवाल जी की चीज़ें समझ लेना, या डी मार्ट के जो चेयरमैन हैं उनकी चीज़ें समझ लेना, या विजय केडिया की चीज़ें समझ लेना, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी पुराने इंटरव्यू देख लेना, चाहे वॉरेन बफेट जी के देख लेना। तो किसी की भी चीज़ें आप समझ लो, किसी ने ये नहीं कहा है कि आप शॉर्ट टर्म में अमीर बन सकते हो। और अब हम उनकी बात क्यों माने हैं? मकसद ये आता है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अब ये हमें ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करो, हम इनकी बात क्यों माने? भैया बात इसलिए माने क्योंकि उनका एक नाम है। बात इसलिए माने क्योंकि उन्होंने इतना धन अर्जित कर दिया है कि वो इन्वेस्टमेंट से ही काफ़ी कमा रहे हैं। तो बात इसलिए मानो कि उनका एक नाम है। समझ रहे हो? तो यहाँ से एक दिशा तलाश कर लो। गुमराह किसी की चीज़ों में होना नहीं। जो भी आपको बीच बीच में कॉल आती है, मुझे पता आती होंगी कि आपका लॉस हुआ होगा, लेकिन आज से हम आपको प्रॉफिट कराएंगे, आती होगी ऐसी आपके पास, उनको ब्लॉक करो। आप अपनी राह के खुद मालिक हो, आप अपने जीवन के खुद मालिक हो। और अगर आपको आज की वीडियो, यानी कि जो ये मैंने बोला और जो मैंने अनिल अग्रवाल जी की कठिनाइयों वाली चीज़ आपको समझाई, इस चीज़ को समझे आगे की तरफ बढ़ोगे। पर दो नादान लोग फिर आएंगे, उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, है ना। एक व्यक्ति कह रहा कि भैया बाबा जी प्रवचन सुना रहे हैं। मैंने कहा भैया प्रवचन तो सुन लिए, अपनी चप्पल ना भूल जाना, बाहर कोई उठा के निकल जाएगा। तो जवाब तो हमें देने आते हैं, पर मेरा मकसद है कि अगर हम सही ढंग से आगे बढ़ेंगे तो लाजमी अच्छे हो जाएंगे। हिडनबर्ग ने लाखों कोशिश कर ली कि भैया अडानी ग्रुप को बदनाम करना है, बर्बाद करना है, और शुरुआती तौर पर अडानी ग्रुप को उन्होंने बर्बाद और बदनाम भी कर दिया। क्योंकि जिस वक्त, जब ये 2023 की बात बता रहा हूँ मैं, तब जनवरी में जब न्यूज़ निकल कर आई थी हिडनबर्ग वाली, तो अडानी ग्रुप टूट गए थे, सच में टूट गए थे, और उनके शेयर काफ़ी नीचे आ गए थे। अधिकतर वहाँ पर रिटेलरों का ही नुकसान हुआ है। फिर वहाँ से उभरी एक चीज़, GQG पार्टनर, उन्होंने अडानी ग्रुप को संभाला, और उसके बाद निरंतर अडानी ग्रुप अपनी धैर्य शक्ति के साथ निरंतर वर्क कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिन फिर से एक स्विस अधिकारियों की तरफ से जो एक बयान आए कि भैया इतने करोड़ जो फ्रीज कर दिए हैं पैसे और वो बैंक अकाउंट, वहाँ पर मैंने आपको कहा था जब भी निगेटिव न्यूज़ आए पहले उस पहलू को समझो।
तुरंत बाद अडानी की तरफ से ये कह दिया गया है भाई हमारी प्रतिष्ठा और हमारी मार्केट वैल्यू को कम करने की एक साजिश है, ये बदनाम किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना कि इन मुसीबतों के साथ, अब इन मुसीबतों को भी ये झेल रहे हैं, और अनिल अग्रवाल जी ने कहा जो झेलता है वो आगे बड़ा बन जाता है, और जिस पे मुसीबत ही नहीं आएगी वो वहीं कहीं पड़ा रहेगा, भैया 2 रोटी खानी है मैं तो बस, वो उसमें रहेगा। तो अडानी ग्रुप के ऊपर आ रही है मुसीबत, पर साथ साथ अगर हम एक चीज़ देखें कि अडानी ग्रुप अपनी हर एक मंशा, अपनी चीज़ों को अच्छा करता जा रहा है। भैया एक चीज़ मैं आपको बताऊं, JSW और टोरेंट पावर को अडानी ग्रुप ने पछाड़ दिया है। अब आप पूछोगे कैसे पछाड़ दिया है? भैया महाराष्ट्र में 6600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति कराने का ठेका अडानी ग्रुप को मिल गया है। 6600 मेगावाट भैया, करीब करीब 6.6 गीगावाट होता है ये, जो बहुत बड़ा नंबर है, और जो इस नंबर को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। तो महाराष्ट्र के अंदर फ्यूचर में जैसे मांग बढ़ेगी उसकी पूर्ति करने के लिए अडानी ग्रुप निकल गया है। इसमें उसको ये प्रोजेक्ट जो मिला है, इसने JSW और टोरेंट फार्मा को पछाड़ दिया है। अब ये एक समस्या है। अब ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये 25 साल का जो अनुबंध है, यहाँ पर 25 साल तक तो अब अडानी ग्रुप राज करेगा। 48 महीनों के अंदर ये चीज़ें शुरू होंगी, यानी कि करीब करीब आपके पास 3-4 साल हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि ये जो परियोजना है, प्रोजेक्ट है आपूर्ति कराने का, ये 6600 मेगावाट का है। दूसरी आप एक चीज़ समझो, इसको रिन्यूएबल एनर्जी से और तापीय बिजली यानी कि थर्मल पावर की चीज़ों के साथ आपूर्ति कराएगा। चीज़ों को फिर आप एक समझो, गुजरात के अंदर सबसे बड़ा ऊर्जा का पार्क किसने बनाया? अडानी ग्रीन एनर्जी ने। चीज़ों को समझते जाना। अब अडानी ग्रीन एनर्जी महाराष्ट्र के अंदर अक्षय ऊर्जा के साथ 5000 मेगावाट की बिजली आपूर्ति कराएगा। अब एक चीज़ समझो आप कि कहाँ गुजरात और कहाँ महाराष्ट्र। अब वहाँ से बिजली वहाँ तक जाने की किसके थ्रू जाएगी? ट्रांसमिशनों के थ्रू जाएगी। जो मैंने आपको बताया ना, जो हाईवे में आपको बड़े बड़े से वो झंपर से दिखते हैं, टावर से दिखते हैं, इसके अंदर बड़ी बड़ी हाई वोल्टेज बिजली जाती है, तो भैया उनका भी वर्क यही करता है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी, जो व्यक्ति उस माध्यम को समझेगा वो आगे बढ़ेगा। भैया ये प्लांट है बिजली का, और मुझे उधर बिजली भेजनी है, बिना तार के बिजली जा नहीं सकती, और जो एक तरफ से दूसरी तरफ बिजली भेजने की चीज़ों के साथ प्रोजेक्ट है वो बड़ा वैल्यूबल है, क्योंकि एक तरफ तो माल पड़ा है, जब तक कि ये माल उधर नहीं जाएगा तो उसका पैसा कैसे आएगा? समझ रहे हो? इसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो ये पोर्ट के बिजनेस होते हैं ना, जहाँ से आयात और निर्यात जो समुद्री रास्ते के तहत होता है, ये सबसे ज़्यादा होता है व्यापार इससे। तो जो पोर्ट्स की कंपनियाँ हैं उनकी गुणवत्ता भी आप देखो, जो जहाज बनाने वाली चीज़ें हैं उनकी गुणवत्ता भी आप देखो। वैसे थोड़ा सा एक और बता दूं कि सरकार 2030 तक 2 बड़े पार्क यानी कि शिप बिल्डिंग के, यानी कि जहाज बनाने के 2030 तक के 2 पार्क इस तरीके से बनाएगी जहां पर जहाज बनाए जाएंगे। तो एक चीज़ से कई कई मकसद निकल जाते हैं। अब गुजरात से महाराष्ट्र तक बिजली भेजना, चाहे वो पावर ग्रिड भेजे, चाहे वो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भेजे, मतलब आ रहा है एक हमें चीज़ों को समझने का। तो 5000 मेगावाट तो बिजली अडानी ग्रीन एनर्जी देगा, और 1600 मेगावाट कौन देगा? भैया हमारा वही छोटा सा शेर था जो बड़ा हो गया, अडानी पावर देगा। अडानी पावर अपनी तापी यानी कि थर्मल पावर की चीज़ों के साथ 1600 मेगावाट की बिजली देगा, और 5000 मेगावाट की बिजली जो सोलर से उत्पन्न होगी वो देगा अडानी ग्रीन एनर्जी। चीज़ों को आप समझें, ज़्यादा बिजली कौन दे रहा है? ज़्यादा बिजली दे रहा है अक्षय ऊर्जा दे रहा है ना, अक्षय ऊर्जा। और तापीय कितने दे रहा है? 1600 मेगावाट। तो दोनों की वैल्यू तो है, पर ग्रीन एनर्जी की आगे आप इससे वैल्यू देख सकते हैं।
तो यहाँ टोरेंट और JSW को पछाड़ दिया है अडानी ग्रुप ने, और अडानी एनर्जी और अडानी पावर इस चीज़ को आगे के लिए करेंगे। ऐसी न्यूज़ लगी या आप मुझे बताओ। न्यूज़ तो सब बता देंगे आपको, मकसद कौन समझाएगा। और मकसद समझने वाली चीज़ों को अगर आप समझे तो कल भी मैंने आपके लिए मिष्टान फूड पे मकसद वाली वीडियो बनाई है, उससे पहले हेल्थ पे बनाई है, उससे पहले चीनी एथनॉल की चीज़ें समझाई है, उससे पहले ग्रीन एनर्जी की चीज़ें समझाई है ना, उससे पहले टेलीकॉम जैसे HFCL शेयर हैं उनकी चीज़ें समझाई है। भैया जब तक के समझोगे नहीं ना भैया उलझे रहोगे ना। फिर 2 लोग आएंगे प्रवचन देने, मैंने कहा चप्पल संभाल लो अपनी, फिर उनको ये जवाब देना पड़ेगा। भैया हमारे तो साधारण शब्दों में चीज़ें हैं, इसलिए काफ़ी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। ये न्यूज़ को मैंने विश्लेषण करके बता दिया, ये आपको समझना चाहिए। अच्छा, सर्वेश्वर फूड के ऊपर काफ़ी लोग कह रहे हैं सर वीडियो बनाओ, कैसा शेयर है आज इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि ये बासमती चावलों का एक राजा वाला शेयर है, यानी कि कई प्रकार के बासमती चावल, चाहे वो शरबती हो, सुगंधित हो, अलग अलग तरीके के, या फिर गैर बासमती चावल हो, उनके निर्माण, उनकी पैकेजिंग, उनके प्रसंस्करण जो कल मैंने आपको बताया था, उस चीज़ के लिए कंपनी है। जम्मू से कंपनी स्टार्ट होती है और देखने को ये मिलता है कि भारत के इसके अंदर अच्छा खासा नेटवर्क है ना, काफ़ी राज्यों में इसका प्रोडक्ट चलते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो विदेशों के अंदर भी ये अपनी कदमों को बढ़ा रहे हैं, और उसके द्वारा इनकी उपस्थिति जो विदेशों की तरफ हो रही है वहाँ पर ये अपने कदमों को मजबूत कर रहे हैं। तो मेन मकसद आपको ये कृषि से संबंधित FMCG वाला शेयर है, जो कच्चे चावल हो या फिर आपके बासमती चावल हो, उस चीज़ के लिए ये वर्क करता है। इनकी अगर पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 20 किलोग्राम या फिर 25 किलोग्राम ऐसे पैकेट इनके आते हैं, जो ये पैकेजिंग के थ्रू अपनी सुविधा को आगे के लिए बढ़ाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये FMCG का शेयर है तो इनकी गुणवत्ता जो है अमेरिका से भी इनको प्रमाणित किया गया है कि हाँ भाई अच्छी खासी है, जो US FDA के द्वारा की जाती है। यानी फूड एंड ड्रग जो अमेरिका का है वो एक रक्षा करता है कि भैया कुछ जो क्वालिटी खाने के ऊपर है वो अगर बेकार है तो वो अपना प्रमाण पत्र नहीं देगा। तो इस कंपनी को US FDA के थ्रू प्रमाण पत्र मिल चुका है। मेन मकसद कंपनी का बासमती के व्यापार में बढ़ चढ़कर काम करने का अच्छा खासा इस कंपनी को एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से शेयर बढ़िया लग रहा है भैया ना, अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा काम करता है। देखो मैं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, वो चीज़ें खोज रहा हूँ जो चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं। सिंपल शब्दों में छोटी कंपनी है फिलहाल अभी, है ना। तो मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो 981 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का शेयर 15 रुपये 70 पैसे तक का हाई लगा चुका है। लो कंपनी का अगर हम देखें तो 4 रुपये का है, हम देखें तो 10 रुपये का। शेयर अपनी चर्चाओं के अनुसार इसलिए भी चीज़ों के साथ है कि काफ़ी भी वीडियो इस शेयर के ऊपर बनती है। छोटा शेयर है ना सर, काफ़ी वीडियो इस शेयर के ऊपर बनती है। और अगर इसका हम P रेशो देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है, जो 57.8 का है ना। तो वो भी आपको समझ कर चलना है। जून 2023 की सेल्स देखें तो करीब 187.68 करोड़ की सेल्स कर दी थी और 2 करोड़ 90 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। 2024 में कंपनी ने 233 करोड़ की सेल्स करीब और 3 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। ये कंपनी साल दर साल अपनी सेल्स को कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ ले जा रही है। रिजर्व अगर हम कंपनी का देखें तो 55 करोड़ का रिजर्व और 298 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। काम कंपनी का बेस्ट है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और बासमती की चीज़ें अगर हम देखें तो उसके अंदर ये अपने ब्रांड को मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं। US FDA का जो इस पे ठप्पा है भैया वो इसको और मजबूत कर रहा है। फिर भी छोटी कंपनी है, ऑपरेटर ज़्यादा खेल जाते हैं, उस अनुसार भी आप इस कंपनी को देख सकते हैं। कैश फ्लो कंपनी का फिलहाल थोड़ा सा नाजुक है। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है 51.91%। FIs ने अपनी होल्डिंग को 0 कर लिया है। पर FIs इसके अंदर आते हैं, फिर शेयर प्राइस को ऊपर ले जाकर फिर वो निकल जाते हैं।
अभी हाल ही में हमने इसका अगर एफआईज का डाटा सितंबर का देखा तो सितंबर में एफआईज आए थे। सितंबर में एफआईज मतलब पिछले बार की बता रहा हूँ, उसके बाद आकर इन्होंने फिर अपनी जून में जीरो कर लिए, जून का डाटा बता रहा हूँ। तो एफआईज यहाँ प्रॉफिट लेके निकल रहे हैं। दूसरा, पब्लिक इसके अंदर ज़्यादा है, आपको पता है वीडियो ज़्यादा बनती है, तो पब्लिक इसके अंदर है करीब 45.09%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसका मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि दो ही चीज़ों के अंदर ही चीज़ें हैं। पर अगर काम अच्छा है तो जो व्यक्ति संयम के साथ लंबे तक जाएगा तो फिर वही जीतेगा भैया, क्योंकि और किसी की अभी इसके अंदर एंट्री हो नहीं रही है डीआईज की। एफआईज इसके अंदर गैप हो गए, एफआईज फिर दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार सितंबर में आए थे। हो सकता है इस बार जो डाटा आ जाए सितंबर का ये फिर आ जाए, ये फिर शेयर थोड़ा सा ऊपर चल जाएगा। पर शेयर में क्वालिटी है, मुझे जो चीज़ देखने को मिल रही है, जो ये वर्क बता रही है, वहाँ से ये कंपनी क्वालिटी वाली मुझे लग रही है। अच्छा, बीते 9 सितंबर को एक न्यूज़ निकल कर आई थी, इस न्यूज़ को अब हम समझेंगे। देखो सर, कृषि से संबंधित इसका काम है, क्योंकि ये कृषि जो भी वर्क करता है किसान, उसे चावल लेता होगा, अन्य कोई प्रोडक्ट लेता होगा। तो ये एक ऐसी चीज़ इसने देखी कि छोटी शब्दों में समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, कि भैया कृषि की पैदावार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता भी ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैसा लेकर फिर अपनी किसानी जो करते हैं उसमें वो अच्छा पैदावार कर सकें। समझ में आ रहा है बात को? अब सर्वेश्वर फूड एक माध्यम बन गया है। अब उसने एनबीएफसी जो एक संस्थान होती है, जिस तरीके से जियो है, जिस तरीके से जेएम फाइनेंशियल है, जिस तरीके से उज्जैनी बैंक, इस तरीके की जो एनबीएफसी कंपनी जो छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है, गैर वित्तीय संस्थान, वो और ये मिलकर एक इन्होंने एक दिमाग लगाया कि भैया एनबीएफसी कंपनियों के साथ इन्होंने एक साझेदारी कर ली है। अब वो साझेदारी एक ऐसी चीज़ है कि सर्वेश्वर फूड जो है, जो किसानों को अपने काम के लिए, अपने बुनियादी ढांचे के लिए जो भी किसानी में लगता होगा, उसके अंदर अगर पैसों की अगर ज़रूरत है तो एक बीच का माध्यम सर्वेश्वर फूड बन गया है, जो एनबीएफसी कंपनियों को सीधा किसानों के साथ मिलाएगा। समझ में आ रहा है इतनी सी बात? अब किसान सीधा एनबीएफसी से संपर्क जब सर्वेश्वर फूड के द्वारा कर लेंगे तो वहां पर किसानों को पैसा मिलेगा। अब उस पैसों से वो अपनी खेती अच्छी करेंगे। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर कोई भी सहारा सर्वेश्वर फूड का नहीं है कि आप सोचो कि सर्वेश्वर फूड को इससे फायदा हो रहा है कि भैया उसने एनबीएफसी को बना दिया, किसानों को बना दिया, बीच में कमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो एक किसान की स्थितियों को सही करने के लिए है। अब इसको मैं फिर आपको एक अलग ढंग से समझाऊंगा। देखो सर, मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा कोई एक अच्छा बिजनेस है और मैं जिनसे कुछ चीज़ें खरीदता हूँ उनको पैसे की ज़रूरत है। अब मैं उनको पैसे नहीं दे रहा हूँ, पर मैं उनके काम को बढ़ाने के लिए किसी और से बात कर रहा हूँ। अब दोनों की आपस में मैंने बात करा दी। अब जब किसान का पैदावार ज़्यादा होगी, वो अच्छा काम करेंगे, तो बेचना तो ऑटोमेटिकली उनको मुझे ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा यार इन्होंने मेरी बात एनबीएफसी बैंक से कराई है। समझ में आ रहा ना? मैं अलग ढंग से बता रहा हूँ। तो भैया एहसान तो सर्वेश्वर फूड ने कर ही दिया, क्योंकि हमें कौन वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था, वो किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वेश्वर फूड जब पहले ही बासमती के चीज़ें इस तरीके से करता है, तो जब वो वित्तीय सहायता प्रदान एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा होगी, वहां उसको बेनिफिट हो सकता है जब किसान अपनी चीज़ों को बेचेगा। समझ रहे हो? तो पहला वहां वर्क सर्वेश्वर फूड का आएगा, क्योंकि जब बीच का माध्यम सर्वेश्वर फूड एनबीएफसी कंपनी और किसानों के बीच में बन रहा है, तो किसान को अपनी चीज़ों को बेचने के लिए भी तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना एक अपना, कि भैया कुछ चीज़ें बेचें। तो वो दृष्टि मुझे लग रही है आगे जाकर इस चीज़ से, वित्तीय चीज़ों के चीज़ से सर्वेश को फ़ायदा नहीं है। वित्तीय चीज़ के चीज़ से जब कुछ चीज़ पैदावार होगी तो उसको लेने के लिए सर्वेश्वर फूड को फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट नॉलेज मैंने आपको दी है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। आप खुद सोचो ये फैक्ट है या नहीं है, आप खुद अध्ययन करो इस चीज़ का। तो समझ गए? अब एनबीएफसी कंपनियों के साथ सीधा किसानों का बातचीत करना, और जो भी लोन इस तरीके से वो अपनी कृषि के और बुनियादी ढांचों को सही करने के लिए करेंगे, तो वहाँ कोई सहारा सर्वेश्वर फूड का नहीं है। मतलब कुछ सहारा मतलब उससे कुछ फ़ायदा उसको नहीं है, पर वो बाद में अगर मैं जो सोच रहा हूँ उससे हो सकता है, क्योंकि किसानों के लिए ये वर्क कर रहा है। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, पर इस न्यूज़ से सर्वेश्वर फूड का शेयर 9% तक के भाग गया था। हम उस बारीकी को पकड़ रहे हैं जो कोई आपको बताएगा नहीं। मैंने ये नहीं कहा इसको खरीदना है, मैंने वो न्यूज़ की चीज़ खोज दी
मुझे नहीं लगता कोई ये चीज़ आपको समझा पाएगा, है ना। तो बड़े साधारण शब्दों में मैंने आज आपको सर्वेश्वर फूड बता दिया है। बासमती का किंग है भैया ये, शरबती खुशबू वाले बासमती, पैकेजिंग देख लो, US FDA की चीज़ें देख लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न नेगेटिव है उसको भी देख लो, कैश फ्लो भी थोड़ा बहुत नेगेटिव है उसको भी देख लो। तो ये जो शेयर बन जाता है ये बन जाता है लंबे समय का, लॉन्ग टर्म का शेयर बन जाता है ना। तो FIs आते हैं निकल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ मैंने आज आपको बता दी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से खरीदने बेचने की दिशा आप सोचोगे कि मैंने कह दिया, ये आपके लिए गलत हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा है, अपनी एनालाइज को सबसे आगे करना है। मैं तो उस तथ्य उस फैक्ट को खोज लेता हूँ जो अधिकतर लोग खोज नहीं पाएंगे, है ना। चीज़ों को आज आप मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अडानी ग्रुप हिडनबर्ग से डरता नहीं भैया, वो टेंशन में नहीं है। उसने तो भैया महाराष्ट्र से इतना अच्छा काम कर लिया, 6600 मेगावाट का। पॉजिटिव संकेत है भैया। कुछ चीज़ों को जब हम निगेटिव समझ लेते हैं, असल में अगर उसके काम उसकी गतिविधियों को हम समझ लें तो वो पॉजिटिव ही होता है, पर हम उसे समझते नहीं। हमने तो सोचा भैया नहीं स्विस में ये चीज़ें हो गई, वो चीज़ें हो गई, हिडनबर्ग ने ये कर दिया वो कर दिया। भैया हिडनबर्ग की चीज़ों के साथ FIs हो सकते हैं नाराज, भारतीय कभी नाराज नहीं होगा। उनको पता है देश प्रगति की तरफ है। आज मैंने आपको शिप के ऊपर भी चीज़ें बता दी कि शिप बिल्डिंग के ऊपर बनेंगे जहाँ पर शिप का निर्माण होगा 2030 के लक्ष्य, और इससे $100 अरब तक की जो व्यापार है शिप का उसके अंदर एंट्री करने की चीज़ें भी खुल जाएंगी, है ना। वो भी चीज़ें आपको समझनी है। सर्वेश फूड जो मैंने आज वीडियो बनाई है, मेरा माध्यम सिर्फ आपको समझाने का है और कोई नीति के साथ नहीं है। अगर हम अनिल अग्रवाल जी के उस लाइन को समझें कि कठिनाइयों से ही आदमी अच्छा हो सकता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ बता रही है। अगर हम बड़े बड़े लोगों की वो चीज़ें समझ लें कि जो वो हमें बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट, और उससे वो अमीर हैं, तो लाजमी वो एक अच्छी चीज़ है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया मुझे ज़रूर बता देना। और किसी को भी किसी शेयर के अंदर खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जो लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लोग धोखे में पड़ रहे हैं, थोड़ा उससे दूर हो जाओ, अपनी एनालाइज कीजिए। बड़ी सिंपल मार्केट है, जो इस मार्केट को समझ जाएगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। और जो लोग कहते हैं बाबा प्रवचन दे रहे हैं, हाँ भैया हमारा काम ही प्रवचन देने का, पर आप अपनी चप्पल संभाल कर जरूर बैठना। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।